मन प्राणी को सबसे बेकार माना जाता था। जिस छात्र को यह मिल जाता उसका भविष्य लगभग खत्म समझा जाता था। लेकिन जिस दिन मैंने इसे बुलाया मैं खुशी से पागल हो गया, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था कि यह छोटा काला कुत्ता एक दिन पूरी दुनिया को हिला देगा। वह दुनिया भर में ठुकराया गया एक समन प्राणी, समन बीस्ट था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे बुलाया मैं खुशी से उसे गोद में उठाकर चूमने लगा। यह देखकर सहपाठी मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे बेवकूफ कहने लगे। यहाँ तक कि मेरे क्लास टीचर, जिन्होंने मुझसे बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं, गुस्से में खुद को कोसने लगे कि उन्होंने मुझे बेकार ही इतना समय दिया। लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी बेच दी और पूरे 100 किलो मॉन्स्टर का दुबला मांस खरीद लिया, ताकि इस छोटे काले कुत्ते के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को जागृत कर सकूं। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी मेरे दिमाग में अनुबंध की सूचना गूंजी। निष्ठा स्तर अनंत, कभी विश्वासघात नहीं करेगा। क्या आप जीवन संबंध लाइफ लिंक स्थापित करना चाहते हैं? मैंने बिना हिचकिचाए हाँ चुन लिया। अगले ही पल मेरी आत्मा जैसे फटने लगी। भयानक दर्द से मैं जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। आसपास के छात्र समझे कि मैं अपनी असफलता का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। तभी मेरी गर्लफ्रेंड लियू रोयान मेरे पास आई। उसने थोड़े अपराध बोध के साथ कहा, माफ करना, हमारे जैसे साधारण परिवारों के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा ही सामाजिक स्तर बदलने का एकमात्र मौका है। अभी अभी गन लांसर लियू लियांग ने मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बना सकती। मैं शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं। मेरे इतने साधारण जवाब से वह चौंक गई। उसे लगा था कि मैं उसे रोकूंगा या बहस करूंगा। उसके मन में उपेक्षित होने की भावना पैदा हुई। वह ठंडी आवाज में हूं कहकर मुड़ गई। बगल में खड़ी एक लड़की ने तिरस्कार से कहा, वह तो बस दिखावा कर रहा है। रोयान, तुमने कुछ गलत नहीं किया, इतना विनम्र बनने की जरूरत नहीं। वह तो सिर्फ हथेली जितना छोटा काला कुत्ता बुला पाया है, वह तुम्हारे लायक ही नहीं। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जीवन संबंध पूरा होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे कुत्ते ने SASS रैंक प्रतिभा, लालची भक्षक, ग्रीडी डिवाइडर जागृत कर ली है। यह प्रतिभा उसे खाए गए हर भोजन को ऊर्जा में बदलने देती थी। वह बिना किसी सीमा के बढ़ सकता था, अपनी सीमाओं को तोड़ सकता था और विकसित हो सकता था। मुझे समझ आ गया कि इतना दर्द व्यर्थ नहीं गया। पूरे देश में SSS रैंक प्रतिभा वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। हर नया SSS प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आते ही राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और संसाधन प्राप्त करता था। मैंने छोटे कुत्ते को उठाकर सामने किया। आज से तुम्हारा नाम हेमिंग होगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा। हेमिंग ने खुशी से मेरी हथेली चाटी। मैंने उसे एक मांस का टुकड़ा दिया। कुछ ही सेकंड में उसने उसे साफ कर दिया। साधारण मांस खाया गया। विकास अंक +0.5 सूचना सुनते ही उसका शरीर थोड़ा बड़ा हो गया। उसकी सभी मूल विशेषताएं एक एक अंक बढ़ गई। और यह तो सिर्फ साधारण मांस था। अगर उसे भविष्य में और ज्यादा खाना मिला तो वह कितना शक्तिशाली बन सकता था। यह सोचकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मेरी अपनी ताकत भी थोड़ी बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि समन प्राणी को मिलने वाली ऊर्जा का एक हिस्सा मुझे भी वापस मिल रहा है। इसके बाद मैंने लगभग 6000 युआन खर्च करके 100 किलो उत्परिवर्तित म्यूटेटेड मांस खरीदा। हेमिंग को बुलाते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसके शरीर के अंदर से भोजन निगलने की तीव्र इच्छा उठी। वह पागलों की तरह मांस खाने लगा। असंख्य ऊर्जा उसके शरीर में भरने लगी। उसका आकार नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ने लगा। सिर्फ आधे घंटे बाद उसका शरीर 2 मीटर से भी बड़ा हो चुका था। मेरे सभी गुण, एट्रीब्यूट्स 10-10 अंक बढ़ गए थे। अब मैं पूरे स्कूल के सबसे उत्कृष्ट छात्रों में गिना जा सकता था। मैंने बिना देर किए सिस्टम में मौजूद विकास एवोल्यूशन बटन दबा दिया। तुरंत हेमिंग के शरीर के अंदर छिपी हुई शक्ति जाग उठी। काली विकास ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। कोशिकाएं टूटने और दोबारा बनने लगी। उसका जीवन स्तर ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगा। बधाई, आपके समन प्राणी हेमिंग ने कौशल फाड़ना रेंड प्राप्त किया है। बधाई, हेमिंग ने नई प्रतिभा प्राप्त की है। विशालकाय रूप, शरीर का आकार 3 गुना बढ़ता है। शक्ति और रक्षा 300% बढ़ती है। गति 50% घटती है। इस विकास के बाद हेमिंग के सभी गुण 50 से ऊपर पहुंच गए और वह अब भी सिर्फ स्तर 1 पर था। यहाँ तक कि सर्वोच्च श्रेणी के समन प्राणी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। मानव जाति समन प्राणियों को 4 श्रेणियों में बांटती थी, निम्न, मध्यम, उच्च और शीर्ष स्तर। S रैंक प्रतिभा को उच्च स्तर माना जाता था, SS रैंक प्रतिभा को शीर्ष स्तर। लेकिन SS रैंक प्रतिभा वाला समन प्राणी आज तक कभी नहीं देखा गया था। उस रात मैं हेमिंग को लेकर घर लौट आया और सो गया। अगले दिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा गाओ शुरू होने वाली थी। सुबह होते ही हजारों परीक्षार्थी विशाल मैदान में इकट्ठा हो गए। शिक्षक लू वैन विभिन्न डंगोअन डंजन में प्रवेश करते समय सावधानियों के बारे में विस्तार से समझा रहे थे। इस बार कई प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्रों को एक साथ रखा गया था। प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन होने वाली थी। उसी समय ये चाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, चेनलिन, तुम अब भी परीक्षा दोगे? क्यों ना सीधे हार मान लो, कम से कम अपमान तो नहीं होगा। उसके साथ खड़ी थी जादूगरनी जैसी सुंदर और आकर्षक लियू रोयान। स्पष्ट था कि दोनों एक ही टीम में थे। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। तभी 1 घंटी बजी। 4 विशाल कांस्य द्वार एक साथ खुल गए। अंदर से ठंडी और डरावनी हवा बाहर आने लगी। सभी छात्रों ने तुरंत अपने अपने डंगोअन की जानकारी देखनी शुरू कर दी। बुरा हुआ
हमारे स्कूल को डेमन फॉरेस्ट मिला है। ये सबसे खतरनाक डंगोवन में से एक है। सभी डंगोवन लगभग समान कठिनाई के होते हैं। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? भीड़ में बहस छिड़ गई। लू वेन ने अपने छात्रों को चेतावनी दी, डेमन फॉरेस्ट का भूभाग बहुत जटिल है, घने पेड़ और झाड़ियां हर जगह हैं, किसी भी समय राक्षस हमला कर सकते हैं, हमेशा सतर्क रहना। इसके बाद उन्होंने घड़ी जैसी एक मशीन निकाली। यह मैकेनिकल रिकॉर्डर है, तुम लोगों के द्वारा अर्जित किए गए अंक सीधे बाहर प्रसारित करेगा। फिर दूसरी घंटी बजी। इसका मतलब था राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले सफेद कवच पहने बर्फीले नीले बालों वाली बेहद सुंदर लड़की आगे बढ़ी। वह तो हमारे स्कूल की सीनियर सुलिंग शुए है। वह अकेले डंगोन में जा रही है। जितने ज्यादा लोग टीम में होंगे उतने कम अंक मिलेंगे। असली प्रतिभाशाली लोग अकेले ही चुनौती लेते हैं। चारों तरफ बैठे जूनियर छात्र उत्साह से चर्चा करने लगे। मैंने भी मन में आदेश दिया, डंगोनन कनेक्शन शुरू। अगले ही पल एक चमकदार सफेद रोशनी ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। बाकी सभी लोगों ने टीम बनाकर डंजन में प्रवेश किया था, लेकिन उसने अकेले ही डंगन में जाने का फैसला किया। सभी के अंदर जाने के बाद लेवल 20 का एक मध्यम आयु का व्यक्ति हाथ लहराता है और सामने की जल स्क्रीन पर डंगन के अंदर का दृश्य दिखाई देने लगता है। उसी समय एक सफेद रोशनी चमकती है। सेकंड हाई स्कूल का एक छात्र खुद ही डंगन से बाहर निकल आता है। स्कूल के सभी शिक्षक एक दूसरे को देखते हैं और फिर चुपचाप सिर झुका लेते हैं। जब दूसरे स्कूलों के लोग उनकी ओर देखने लगे तो प्रिंसिपल ली मिंगजी का चेहरा गंभीर हो गया। वह बिना कुछ बोले स्क्रीन को घूरने लगे। दृश्य बदलता है। घने जंगल के बीच एक अकेला लड़का सावधानी से चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था। ली मिंगजी हैरान हो गए। अकेले डंगन चला गया? हमारे स्कूल में कल के जॉब अवेकनिंग समारोह में ऐसा प्रतिभाशाली छात्र भी था। यह सुनकर शिक्षक लू वेन कुछ बोल नहीं पाए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि चेन लिन तो सिर्फ एक साधारण समनर था। उधर डंगन के अंदर हल्की चक्कराहट खत्म होते ही मैंने तुरंत आसपास का निरीक्षण शुरू कर दिया। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैंने बिना देर किए बाएं हाथ को कसकर पकड़ा। तुरंत 1-1.5 मीटर लंबी जादुई छड़ी मेरे हाथ में प्रकट हो गई। एक बाल्टी जितना मोटा गहरा हरा कीड़ा पेड़ से छलांग लगाकर नीचे आया। उसका सिर बीच से फट गया और अंदर की भयानक दांतों की कतारें दिखाई देने लगी। मैंने स्टाफ को घुमाया। अगले ही पल उसे सफेद प्रकाश की एक धार निकली और कीड़े के शरीर को आर पार चीर गई। वह 2 टुकड़ों में बंटकर जमीन पर गिर पड़ा। आपने विषदंत कीड़े पॉइजन फैंग वर्म को मार दिया। 5 अनुभव अंक प्राप्त हुए। उसी समय मेरी कलाई पर बंधे रिकॉर्डर में सूचना चमकी, अंक +15। बाहर बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या यह समनर नहीं है? लेकिन इसकी प्रतिक्रिया, गति और मूवमेंट तो किसी हाई एजिलिटी क्लास वाले योद्धा जैसी है। ये देखकर लू वेन भी दंग रह गए। हालांकि चेन लिन ने पहले भी प्रैक्टिकल क्लास में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इतना डरावना कभी नहीं था। कीड़े को मारने के बाद मैं जंगल के अंदर की ओर बढ़ गया। तभी अजीब सी चीखें सुनाई दी। कई छोटे बदसूरत और हरे रंग के जीव चारों ओर से निकल आए। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। गोब्लिन। पाठ्य पुस्तकों के अनुसार वे बेहद हिंसक होते हैं, तेजी से प्रजनन करते हैं और भोजन न मिलने पर एक दूसरे को भी खा जाते हैं। मैंने अनुमान लगाया कम से कम 50-60 गोब्लिन थे। अगर ये सब एक साथ टूट पड़े तो मेरे बचने की संभावना बहुत कम थी। मैंने मन ही मन पुकारा, हे मिंग। एक सफेद रोशनी चमकी। आसमान में भेड़िए की लंबी और गूंजती हुई हुआ सुनाई दी। हे मिंग की ठंडी सुनहरी आंखें गोब्लिनों पर टिक गईं। उसने दांत निकाले। अगले ही पल उसके चारों पैर जमीन पर जोर से पड़े। वह तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। सबसे आगे भाग रहे गोब्लिन का सिर तुरंत फट गया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। दोनों ओर के गोब्लिन चिल्लाते हुए हथियार लेकर उस पर टूट पड़े। हड्डियों से बने हथियार उसकी पीठ पर लगे। कड़ाक, हथियार टूट गए। हे मिंग ने एक पंजा मारा। एक गोब्लिन का सिर तरबूज की तरह फट गया। उसने रक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं की और कत्लेआम शुरू कर दिया। कम बुद्धि वाले गोब्लिन भी उसकी भयानक शक्ति देखकर डर गए। वे भागने लगे। मैंने आदेश दिया, एक भी नहीं बचना चाहिए। हे मिंग उनका पीछा करने लगा और मैं भी नजदीकी गोब्लिनों को मारने लगा। ये दृश्य देखकर बाहर बैठे लोग उछल पड़े। कमाल है, हमारे स्कूल में इतना ताकतवर सीनियर भी है। उसका समन शक्तिशाली है तो ठीक, लेकिन वह खुद भी इतना मजबूत कैसे है? दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के छात्र उत्साह से भर गए। कुछ मिनट पहले तक सभी सोच रहे थे कि चेन लिन गोब्लिनों के हाथों खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसने और उसके समन ने पूरी गोब्लिन सेना का सफाया कर दिया था। ये देखकर ली मिंगजी खुश हो गए। इतनी जल्दी इस स्तर तक पहुंचना, कम से कम बी ग्रेड का ग्रोथ टैलेंट तो होगा। उसकी क्षमता शायद उच्च स्तरीय समनों से भी कम नहीं। आखिरकार हमारे स्कूल को एक असली प्रतिभाशाली छात्र मिल गया। उन्होंने तुरंत पूछा, चेनलिन के कितने अंक हैं? उत्तर मिला, 560 अंक। वह हमारे स्कूल में प्रथम स्थान पर है, लेकिन थर्ड हाई स्कूल की सुल इंशुए उससे भी आगे है। उसके 830 अंक हैं। ये सुनकर सभी शिक्षक हैरान रह गए। दंगन शुरू हुए अभी 20 मिनट भी नहीं हुए थे। ऐसा स्कोर तो पूरे प्रांत में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता था। उधर डंगन के अंदर गोब्लिनों के शवों से प्रकाश के गोले निकलकर मेरे शरीर में समा रहे थे। जल्द ही मैं लेवल 2 पर पहुंच गया। मेरी स्पिरिट मानसिक शक्ति 5 अंक बढ़ गई। मैंने सोचा साधारण क्लास वाले लोग शुरू में तेजी से लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे जाकर अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। आखिरकार वह
वह ऐसी खाई बन जाता है जिसे पार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं हे मिंग की मदद से इस अंतर को भर सकता हूँ। हालांकि मेरे अंक पहले ही विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पर्याप्त थे, लेकिन मेरा लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। इस समय हे मिंग गोबलिनों की लाशें चबा रहा था। मैंने कहा, चलो असली शिकार अब शुरू होता है। गोबलिन झुंड में रहने वाले जीव हैं। अगर यहाँ उनकी सेना मिली है तो आसपास उनका घोंसला भी जरूर होगा। करीब 10 मिनट तक आगे बढ़ने पर एक भी राक्षस नहीं मिला। इससे मेरा अनुमान और मजबूत हो गया। ये डंगन किसी गेम जैसा नहीं था, बल्कि एक वास्तविक दुनिया की तरह था, जहां सब कुछ प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता था। अचानक हड्डियों से बने कई भाले आसमान से मेरी ओर फेंके गए। चारों दिशाओं से गोबलिन निकल आए। वे चीखते हुए हथियार लहराकर मेरी ओर दौड़े, लेकिन मेरे चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। मेरा स्टाफ तलवार में बदल गया। एक ही वार में एक गोबलिन का सिर धड़ से अलग हो गया। मैं पूरी एकाग्रता के साथ लड़ने लगा। हर कदम, हर बचाव और हर वार किसी न किसी गोबलिन की जान ले रहा था। उस समय मैं हवा में नाचती तितली जैसा लग रहा था, लेकिन मेरे पंख मौत की तरह थे। उसकी लड़ाई इतनी सुंदर और घातक थी कि बाहर बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। स्कूल के शिक्षक और छात्र खुशी से भर गए। उसकी लड़ाई की शैली अद्भुत है। तलवारबाजी तो और भी खतरनाक है। हर वार सीधे गले पर लगता है, जरा भी चूक नहीं। अब कोई दूसरे प्रतियोगियों को नहीं देख रहा था। सबकी निगाहें सिर्फ चेन लिन पर थी। लू वैन का चेहरा अजीब हो गया। 3 साल में उन्होंने चेन लिन को कभी तलवार छूते तक नहीं देखा था। ये लड़का अपनी ताकत कितनी अच्छी तरह छिपा कर रखता था। तभी किसी शिक्षक ने घबरा कर कहा, बुरा हो गया। लेवल 6 के 13 उग्र गोबलिन आ गए हैं। रुको, वहाँ फायर गोबलिन और आइस गोबलिन भी हैं। चेनलिन अकेला उनके पूरे अड्डे तक पहुंच गया है। अरे, वह अकेले ही गोबलिनों के घोंसले की तलाश में निकल पड़ा। ये बहुत बड़ा जोखिम था। सभी शिक्षकों के मन में चिंता होने लगी। जब ये गोबलिन सामने आए तो बाकी गोबलिनों को जैसे उनका नेता मिल गया। अब वे बिना योजना के हमला नहीं कर रहे थे। तभी अग्नि गोबलिन, फायर गोबलिन ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उसकी शक्ति से मुट्ठी के आकार के कई आग के गोले बन गए और मेरी ओर तेजी से उड़ने लगे। मैंने फुर्ती से कई बार दिशा बदलकर उन सभी आग के गोलों से बचाव कर लिया। इसी बीच बाकी गोबलिनों ने मौका देखकर हमला कर दिया। मैंने हल्का सा सिर घुमाकर एक हड्डी के भाले को अपने पास से निकलने दिया, फिर तुरंत हाथ बढ़ाकर उस गोबलिन की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उड़ते हुए आग के गोलों की तरफ फेंक दिया। धमाके के साथ आग भड़क उठी और उस गोबलिन का शरीर उसमें समा गया। इसके बाद मैं मानो इंसानी तोप बन गया। एक एक गोबलिन को गोले की तरह उठाकर अग्नि गोबलिनों की तरफ फेंकने लगा। हे भगवान, ऐसा भी लड़ सकते हैं? बाहर यह दृश्य देख रहे सभी छात्र हैरान रह गए। क्लास टीचर लू वेन भी स्तब्ध थे। ये लड़ाई का तरीका तो उन्होंने भी कभी नहीं सिखाया था। मैं लगातार गोबलिनों को अग्नि गोबलिनों पर फेंकता रहा। नतीजा ये हुआ कि अगर वे जादू चलाते तो अपने ही साथियों को मार देते, और अगर जादू न चलाते तो खुद मारे जाते। इस खींचतान के बीच हेमिंग भी पीछे तक पहुंच गया और एक एक करके सभी अग्नि गोबलिनों का सफाया कर दिया। 100 से अधिक गोबलिनों में अब केवल कुछ ही बचे थे। वे जान बचाकर भागने लगे, लेकिन इस बार मैंने उनका पीछा करके उन्हें खत्म नहीं किया। मैं आराम से उनके पीछे पीछे चलता रहा, क्योंकि मेरा असली लक्ष्य उनके पूरे ठिकाने को नष्ट करना था। भागते हुए गोबलिनों का पीछा करते करते मैं एक गुफा में पहुंचा। अचानक गुफा की दीवारों के ऊपर से हरे रंग के कई दुबले पतले गोबलिन मुंह पर झपट पड़े। मैंने अपनी पकड़ मजबूत की और तलवार नुमा डंडे को पूरी ताकत से एक दिशा में घुमा दिया। एक ही वार में एक गोबलिन का सिर और धड़ अलग होकर जमीन पर गिर पड़े। बाकी 2 गोबलिनों को रात में देखने की क्षमता रखने वाले हेमिंग ने अपने मुंह में दबोच लिया। चटाक! एक आवाज के साथ उसने उन्हें बड़े मजे से निगल लिया। तभी गुफा के मोड़ से अचानक असंख्य मशालों जैसी रोशनियां दिखाई देने लगी। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। हवा में उछाले गए गोबलिन चारों तरफ टकराकर बिखर गए। हेमिंग ने अपने विशाल पंजे से एक जोरदार वार किया, जिससे कई गोबलिनों के शरीर फट गए और चारों ओर खून और मांस बिखर गया। उसी समय एक कान फाड़ देने वाली क्रूर गर्जना पूरी गुफा में गूंज उठी। अंधेरे से एक भयानक राक्षस धीरे धीरे बाहर आया। उसका शरीर घने बालों से ढका था, मांसपेशियां फूली हुई थीं और उसका आकार किसी छोटी इमारत जितना विशाल था। वह गुस्से से हेमिंग को घूर रहा था। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। यह तो एक उग्र गोबलिन सरदार बजर्क गोबलिन चीफ था। उसी समय एक विशाल ट्रोल गरजता हुआ हमारी ओर दौड़ा। उसके हर कदम से पूरी गुफा कांप रही थी, लेकिन हेमिंग, ब्लैक मिंग बिल्कुल नहीं डरा। वह सीधे ट्रोल की तरफ झपटा। उसके पंजों से काली चमक निकली और उसने ट्रोल के शरीर पर 4 गहरे घाव बना दिए। दर्द से ट्रोल और भी उग्र हो गया। उसने अपने विशाल हाथों से हेमिंग का सिर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। हेमिंग के मुंह से खून निकल आया और वह दर्द से कराह उठा। उसे दबते देख मैंने तुरंत अपना पेशेवर कौशल इस्तेमाल किया। सुदृढ़ीकरण मंत्र, एनहांसमेंट स्पेल। उसकी सभी मूल क्षमताएं 20% बढ़ गईं। सफेद रोशनी हेमिंग के शरीर पर चमकी और अगले ही पल उसने ट्रोल को उल्टा जमीन पर पटक दिया। फिर उसने ट्रोल के शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। ट्रोल ने भी रक्त पिपासा, ब्लड लस्ट,
कौशल सक्रिय कर दिया। दोनों जानवर पागलों की तरह लड़ने लगे। मैं लगातार सुदृढ़ीकरण और उपचार मंत्र हीलिंग स्पेल चलाता रहा। इस भीषण युद्ध की आवाज कई 100 मीटर दूर तक फैल गई। आसपास के छात्र हैरान थे। दबी घाटी के जंगल के बॉस तो कम से कम लेवल 12 के होते हैं। आखिर कौन पागल अकेले बॉस से लड़ रहा है? जल्द ही एक 3 सदस्यीय टीम वहां पहुंची। वे सोच रहे थे कि मदद कर देंगे तो कुछ इनाम भी मिल जाएगा, लेकिन जब वे पहुंचे तो स्तब्ध रह गए, क्योंकि बॉस से लड़ने वाली कोई टीम नहीं थी, सिर्फ मैं अकेला था। इसी दौरान मैंने अपनी तलवार से अंतिम वार किया। ट्रोल के सिर के ऊपर दिखाई दे रही HP 1 से सीधे 0 हो गई। ट्रोल मर गया। आसपास खड़े छात्रों में से कोई भी बीच में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर पाया। लियू लियांग और लियू रोयान भी वहीं खड़े थे। दोनों अविश्वास से हेमिंग को देख रहे थे। एक दिन पहले का छोटा भेड़िया अब इतना शक्तिशाली बन चुका था। तभी 4 लोगों की एक और टीम आई। यह स्कूल की टॉप क्लास का छात्र झाओ हुयांग था। वह मुस्कुराकर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसा ताकतवर व्यक्ति भी है। लगता है तुम्हारा समन प्राणी बुरी तरह घायल है। क्या हमारी मदद चाहिए? हमारी टीम में एक बहुत शक्तिशाली पवित्र पुजारी होली प्रीस्ट है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे खड़ी एक प्यारी लड़की ने उसे लात मार दी। मैं मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं है। वे लोग जाने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर मेरी स्कोर पट्टी पर पड़ी। 7120 अंक। झाओ हुयांग लगभग गाली देने ही वाला था। उसी समय लियू रोयान लाल चेहरे के साथ मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह पास आई, हेमिंग की रक्तम आंखें ठंडी नजरों से उस पर टिक गईं। लियू रोयान को ऐसा लगा मानो वह बर्फ की गुफा में गिर गई हो। उसके पैर कांपने लगे। मैंने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। मुझे डर था कि कहीं मैं फिर से उसकी झूठी कोमलता के जाल में न फंस जाऊं। इसके बाद मैं वापस गुफा में गया और हेमिंग को बाकी राक्षसों का मांस खाने दिया। जब सारे राक्षस खा लिए गए तो एक ऊर्जा का कोकून उसे घेरने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस बार का विकास, एवोल्यूशन पहले से कहीं अधिक बड़ा होगा। कुछ देर बाद एक विशाल पंजे ने उस कोकून को फाड़ दिया। अंदर से निकला हेमिंग पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसकी आंखें अब गहरे नीले रंग की थी। वो और भी शाही, ठंडा और भयावह दिखाई दे रहा था। उसे 2 नए कौशल मिले, धमकी, इंटिमिडेशन, काली ज्वाला, ब्लैक फ्लेम। यह पूर्ण रूप से एक नया जन्म था। अब परीक्षा खत्म होने में केवल 1 घंटा बचा था। मैं हेमिंग की पीठ पर बैठकर अगले बॉस की तलाश में निकल पड़ा। करीब 10 मिनट बाद हम एक नए बॉस के इलाके में पहुंचे। लेवल 15 विकृत वृक्ष सम्राट ट्विस्टेड ट्री किंग। बाहर बैठे शिक्षक ली मिंगजी की भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें पता था कि ट्विस्टेड ट्री किंग की ताकत और HP ट्रोल से कम 2 गुनी है, और मैं केवल लेवल 4 था। फिर भी इतनी बड़ी शक्ति अंतर को पार कर पाना पूरे देश में दुर्लभ प्रतिभा माना जाता। जैसे ही मैंने दलदली जमीन पर कदम रखा, आसपास के पेड़ों की लाल आंखें खुल गईं। उनके विशाल तने फट गए और उनमें से डरावने मुंह निकल आए। अनगिनत शाखाएं मेरी ओर भाले की तरफ बढ़ी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं आगे झपटा, तुरंत अपनी छड़ी में छिपी तलवार निकाली और एक ही पल में 5 वार कर दी। मेरी गति इतनी तेज थी कि तलवार की परछाइयां दिखाई देने लगी। सारी शाखाएं कटकर जमीन पर गिर गई। मैं तेजी से एक वृक्ष दानव के पास पहुंचा और उसकी खुली हुई कमजोरी पर तलवार घोंप दी। उसका जीवन तुरंत समाप्त हो गया। यह देखकर बाकी वृक्ष दानव उन्मत्त होकर मेरी ओर टूट पड़े। तभी हेमिंग ने क्रोध से दहाड़ लगाई। उसने एक वृक्ष दानव को पंजे से चीर डाला। फिर उसके शरीर से काली आग निकलकर पूरे शरीर पर फैल गई। आग ने वृक्ष दानवों को घेर लिया और तेजी से दूसरे दानवों तक फैलने लगी। वे दर्द से चीखने लगे, लेकिन चाहे जितना संघर्ष करें, कोई भी उस काली ज्वाला को बुझा नहीं पाया, क्योंकि वह केवल शरीर नहीं, उनकी जीवन शक्ति को भी जला रही थी। मैं भी यह देखकर हैरान रह गया। हेमिंग की काली ज्वाला इतनी भयानक होगी मैंने नहीं सोचा था। कुछ ही समय में सभी वृक्ष दानव राख बन गए। फिर सारी काली ज्वाला वापस हेमिंग के शरीर में लौट आई। इसका मतलब था कि अब उसे ऊर्जा पाने के लिए मांस खाने की जरूरत नहीं थी। वह सीधे ज्वाला के माध्यम से ऊर्जा अवशोषित कर सकता था। कुछ ही देर में मैं और हेमिंग दोनों एक स्तर ऊपर पहुंच गए। मेरा स्कोर बढ़कर सीधे 7120 हो गया, लेकिन तभी अचानक जमीन फट गई। सुनहरे रंग की मोटी जड़ें बिजली की गति से बाहर निकली और चारों तरफ हमला करने लगी। दूर से एक भयावह और क्रोधित गर्जना सुनाई दी। सैकड़ों वृक्ष दानव, ट्री स्पिरिट, 100 मीटर से भी ऊंचे विशाल वृक्ष राजा की रक्षा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैं चुपचाप एक कदम पीछे हटा। भले ही मेरी सभी मूल विशेषताएं, एट्रीब्यूट्स 50 से ऊपर पहुंच चुकी थी, फिर भी अगर मैं सीधे लड़ने जाता तो शायद मारा जाता। अपनी ताकत की सीमा मुझे अच्छी तरह पता थी। मैंने कहा, हेमिंग जाओ और इन्हें खत्म कर दो। इतने ताकतवर दुश्मन तो समन प्राणियों के लिए ही बने हैं। हेमिंग की आंखों में क्रूर चमक उभरी। उसके पूरे शरीर पर काली आग भड़क उठी और वह अपने सबसे शक्तिशाली रूप में विकृत वृक्ष राजा ट्विस्टेड ट्री किंग की ओर झपट पड़ा। काली लपटें लालच से हर चीज को निगलने लगी। अनेक वृक्ष दानव दर्द से चीखने लगे। मौका देखकर मैं भी मैदान में उतर गया और दुश्मनों को खत्म करने लगा। अपने साथियों को मरते देखकर वृक्ष राजा ने लंबी गर्जना की। अनगिनत सुनहरी बेलें हेमिंग पर टूट पड़ी, लेकिन हेमिंग ने उनकी परवाह ही नहीं की। वह सीधे
वृक्ष राजा के मुख्य शरीर की ओर दौड़ता रहा। उसके पंजों से काली रोशनी निकली और एक भयंकर वार ने वृक्ष राजा की मोटी छाल को चीर डाला। वृक्ष राजा दर्द से चीख उठा। चारों दिशाओं से बेलें हेमिंग को भेदने लगीं, लेकिन वह अपनी मजबूत देह के भरोसे चोट के बदले चोट करता रहा। धीरे धीरे काली आग वृक्ष राजा के पूरे शरीर पर फैलने लगी। वृक्ष राजा की आंखों में भय भर गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका जीवन धीरे धीरे निगला जा रहा है। डर के मारे वह भागने लगा, लेकिन हेमिंग ने एक और गर्जना की। अचानक काली आग जंजीरों में बदल गई और वृक्ष राजा को जकड़ लिया। इसके बाद हेमिंग के हमले और भी उग्र हो गए। उसी समय मदद के लिए पहुंचे चाओ हुइयांग और उसके 3 साथी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। लेवल 15 का सेकंड स्टेज ट्विस्टेड ट्री की, और उसे इतनी बुरी तरह दबाया जा रहा है। मैं भी उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हुआ। तभी एक विशाल वस्तु के गिरने की आवाज गूंजी। वृक्ष राजा मारा जा चुका था। मेरे शरीर पर सफेद प्रकाश चमका। मैं लेवल 8 पर पहुंच गया। साथ ही रिकॉर्डर में मेरे अंक 3000 बढ़ गए। बाकी बचे वृक्ष दानवों को मैंने झाओ हुइयांग और उसके साथियों के लिए छोड़ दिया। मियाओ शान शान ने आश्चर्य से कहा, अंक कमाना इतना आसान भी हो सकता है? सिर्फ 10 मिनट में ही उनके अंक शीर्ष विश्वविद्यालयों की न्यूनतम प्रवेश सीमा तक पहुंच चुके थे। झाओ हुइयांग ने सिर हिलाया। असल वजह हेमिंग है। उसकी मौजूदगी से ये सारे दानव डर गए हैं। हम इन्हें चाहे जैसे मारें, कोई भी पलटकर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा। इस समय सारी काली आग वापस हेमिंग के शरीर में समा गई। उसका सामान्य आकार अब बढ़कर 7 मीटर हो चुका था। मेरी सभी मूल विशेषताएं भी 70 अंक से ऊपर पहुंच गई। मेरा स्तर सीधे लेवल 10 हो गया। अब मैं पहला जॉब ट्रांसफर फर्स्ट अवेकनिंग कर सकता था। मैंने मन ही मन सोचा, इस बार की कॉलेज प्रवेश परीक्षा यहीं समाप्त होती है। तभी डंगोनन ने जबरन सभी प्रतिभागियों को बाहर भेजना शुरू कर दिया। सफेद रोशनी में घिरे छात्र एक एक कर विशाल चौक में लौट आए। चारों ओर जयकारे गूंजने लगे। 7 मीटर ऊंचा हेमिंग मेरे बगल में शांत बैठा था। मैं सचमुच प्रथम स्थान हासिल कर चुका था। शिक्षक और प्रिंसिपल उत्साह से लाल पड़ गए थे। अविश्वसनीय, 3 प्रतिभाएं और खुद भी इतना शक्तिशाली। एक समनर होकर इतने राक्षसों का शिकार करना इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद प्रांतीय रैंकिंग भी जारी हुई। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, मैं पूरे प्रांत में प्रथम स्थान पर था। हेमिंग सचमुच एक राक्षसी अस्तित्व था। उसकी वृद्धि की कोई सीमा नहीं थी और हर विकास एवोल्यूशन के साथ उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। अब मैं अपने अगले समन प्राणी को लेकर उत्साहित था। घर लौटकर मैंने ये खुशखबरी माँ और छोटी बहन को सुनाई। साथ ही प्रांत में प्रथम आने का 10 लाख ब्लू स्टार कॉइन का पुरस्कार भी खाते में आ गया। अब माँ और बहन को तंगी में जीने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद मैं अपने कमरे में गया और प्रथम जॉब ट्रांसफर की तैयारी करने लगा। जॉब ट्रांसफर के लिए एक विशेष पुनर्जन्म डंगोनन रीबर्थ डंगोनन पार करना जरूरी था। मैंने बिना झिझक पहला ट्रांसफर बटन दबा दिया। अगले ही पल मेरा शरीर गायब हो गया। निर्देशांक 0 8694। यह एक ऐसी दुनिया है जो विनाश के कगार पर है। मानव सभ्यता की अंतिम चिंगारी बुझने वाली है। क्या तुम इसे बचाओगे या इसके विनाश का कारण बनोगे? वैकल्पिक मिशन 1, 1000 आपदा राक्षसों का संहार करो और बचे हुए लोगों की रक्षा करो। वैकल्पिक मिशन 2, आपदा माता राक्षस की सहायता करो ताकि वह सब कुछ निगल कर विकसित हो सके। प्रतिभागी 10 समय सीमा 24 घंटे ब्लू स्टार पर स्वेच्छा से वापसी संभव नहीं। मैं अचानक एक खंडहर के बीच प्रकट हुआ। बिना सोचे मैंने पहला मिशन चुन लिया। अगर आपदा माता सब कुछ खा जाएगी तो मेरा हेमिंग क्या खाएगा? उसी समय पास की कांच की इमारत से एक लड़की बाहर आ गिरी। उसके पीछे एक खून से लथपथ बिना चमड़ी वाला रेंगने वाला आपदा राक्षस निकल आया। वह लड़की पर झपटा। लड़की ने मुश्किल से बगल में पड़ी तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन देर हो चुकी थी। मौत का डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक तलवार की चमक बिजली की तरह कौंधी। राक्षस का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। मैंने लड़की की ओर देखते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम चेन लिन है। लड़की बोली, मेरा नाम लू यू है। मैं उससे इस दुनिया की जानकारी लेने ही वाला था कि अचानक संचार यंत्र से आवाज आई, स्थिति असामान्य है। सभी तुरंत पीछे हटे। लू यू का चेहरा बदल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जल्दी चलो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से एक कार उड़ती हुई हमारी तरफ आई। मैंने झटके से उसे पीछे धकेल दिया और अपना डंडा आगे कर लिया। भारी टक्कर से मैं 10 मीटर पीछे खिसक गया। लू यू घबरा गई। तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया और सामने देखा। वहां एक 2 पैरों पर चलने वाला, पूरे शरीर पर नुकीले कांटे लिए भयावह राक्षस खड़ा था। यह ब्लेड डेमन है। लू यू का चेहरा गंभीर हो गया। अब हम बचकर नहीं जा सकते। अगले ही पल ब्लेड डेमन बिजली की गति से हमारी ओर दौड़ा। मैं बिना हिचक उसके सामने जा खड़ा हुआ। डंडे के भीतर छिपी तलवार निकालकर मैंने उसके धारदार हाथ को रोका। धातु टकराने की तेज आवाज गूंज उठी। ब्लेड डेमन दहाड़ा और दूसरा हाथ मेरे सिर की ओर घुमाया। मैंने उसे पीछे धकेल दिया और चिल्लाया, लू यू, अपनी तलवार मुझे दो। उसने बिना सवाल किए तलवार मेरी ओर फेंक दी। अब मेरे एक हाथ में तलवार और दूसरे में ब्लेड था। मैंने युद्ध की मुद्रा बनाते हुए कहा, आओ
अब फिर से कोशिश करो। उकसावे से क्रोधित होकर ब्लेड डेमन फिर झपटा। उसकी दोनों भुजाएं लगातार वार कर रही थी। मैं भी बिना डरे दोनों हथियारों से उसका सामना करने लगा। कुछ ही सेकंड में दर्जनों बार टकराव हुआ। दोनों की गति इतनी तेज थी कि सिर्फ धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थी। हजारों वारों के आदान प्रदान के बाद आखिर मुझे उसकी एक कमजोरी दिखाई दी। हिंदी अनुवाद। हजारों बार की भिड़ंत के बाद आखिरकार मुझे उसके बचाव में एक कमजोरी दिखाई दी। मैंने हल्का सा सिर झुकाकर उसके जानलेवा वार से खुद को बचा लिया। उसी क्षण मेरे बाएं हाथ की लंबी तलवार ऊपर की ओर लपकी और उसकी तलवार पकड़े हुई बाह को चीर डाला। उसे संभलने का मौका दिए बिना मैंने तुरंत अपनी तलवार उसके सीने की ओर घोंप दी। तेज धार उसकी कठोर चमड़ी को भेदती हुई आर पार निकल गई। लू यू अपनी अब भी दर्द कर रही बाह को सहलाते हुए मेरे पास आया और पूछा, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, है ना? मैंने न तो हाँ कहा और न ही ना, बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम मुझे इस दुनिया के बारे में थोड़ा बता सकते हो? लू यू का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। यह सब नियची, अशुभ या विनाशकारी ऊर्जा की वजह से हुआ है। पूरे 1 महीने तक ये ऊर्जा लगातार फैलती रही। ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी यातना सह नहीं पाए। वे पागल हो गए और अंत में केवल हत्या और विनाश करने वाले राक्षसों में बदल गए। अब तो नियची में और भी बदलाव आ गया है। केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पहाड़ और नदियां भी विकृत होकर बदलने लगे हैं। मानव जाति को अब समझ नहीं आ रहा कि इस दुनिया में कैसे जिया जाए। ये सुनकर मुझे इस दुनिया के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया। उसी समय सड़क के मोड़ पर 10 से अधिक लोग दिखाई दिए। उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। शाओ यू, तुम अभी तक यहीं हो, जल्दी भागो! सबसे आगे खड़ी लंबी महिला ने जोर से चिल्लाया। उसके बोलते ही धरती कांपने लगी, मानो कोई विशाल बाढ़ तेजी से हमारी ओर बढ़ रही हो। आसमान में लाल धुंध जमा होने लगी और चारों तरफ से भयावह दहाड़ें सुनाई देने लगी। ऊंची इमारतों पर अनगिनत आपदा राक्षस, डिजास्टर बीस्ट्स दिखाई दी। उनकी खून की प्यासी आंखें हम सभी पर टिकी थी। लाल धुंध ने एक विशाल दीवार का रूप ले लिया और हमें चारों ओर से घेरते हुए धीरे धीरे करीब आने लगी। सबके चेहरे पीले पड़ गए। निराशा उनके दिलों में भर गई। सभी ने घबरा कर लार निकली। शाओ यू, थोड़ी देर में मेरे पीछे ही रहना। लू ने मेरी ओर देखा। उसे लगा मैं किसी दूसरे जीवित बचे संगठन का सदस्य हूँ, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ने लगा। रुको, तुम क्या कर रहे हो? हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। ये अकेले बहादुरी दिखाने का समय नहीं है। मैं हंस पड़ा। नहीं नहीं नहीं, वे मुझे नहीं घेर रहे हैं। असल में वे सभी मेरे द्वारा घिरे हुए हैं। मेरी आंखों में उत्साह चमक उठा। इतने सारे आपदा राक्षस, अगर मैं इन्हें सबको मार दूं तो मेरा अनुभव EXP तेजी से बढ़ जाएगा। मैंने पुकारा। हेमिंग! सफेद प्रकाश की चमक के बीच 7 मीटर ऊंचा विशाल काला भेड़िया प्रकट हुआ। उसकी गर्जना आसमान में गूंज उठी। हेमिंग ने सामने उमड़ती हुई राक्षसों की भीड़ को ठंडी नजरों से देखा और तुरंत अपना विशाल काय रूप, जाइगेंटिफिकेशन फॉर्म, सक्रिय कर दिया। क्षण भर में उसका शरीर बढ़कर 28 मीटर ऊंचा हो गया। वह कई इमारतों से भी बड़ा दिखाई देने लगा। उसने अपने चारों पैरों में शक्ति भरी और जमीन पर अनगिनत दरारें फैल गईं। फिर वह मिसाइल की तरह राक्षसों की भीड़ में घुस गया। काले नरक अग्नि, ब्लैक हेलफायर का प्रभाव 2 गुना बढ़ चुका था। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों लेवल 40 उत्परिवर्तित राक्षस राख बन गए। यहाँ तक कि उनके जीवन क्रिस्टल भी आग में भस्म हो गए। मूर्ख इंसान, इसे मार डालो! 3 विशाल राक्षस गरजते हुए उसकी ओर दौड़े। तभी अचानक पूरा आसमान अंधकारमय हो गया। हल्की चांदनी धरती पर उतरी और उसके साथ ऐसी ठंडी आभा फैली कि सभी राक्षस कांपने लगे। आकाश में डायना प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत, ठंडा और भावहीन था। उसकी पीठ के पीछे पूर्णिमा का विशाल चंद्रमा तैर रहा था। उसके चारों ओर 9 गहरे लाल ऊर्जा से भरे विनाश चक्र, डिस्ट्रक्शन ब्लेड्स घूम रहे थे। अचानक वे सभी भूत अग्नि दैत्य, गोस्ट फ्लेम बीस्ट की ओर टूट पड़े। राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और उसकी त्वचा पर रहस्यमय निशान उभर आए। लेकिन विनाश चक्रों ने उसकी रक्षा को आसानी से चीर दिया। दर्जनों मीटर गहरे घाव उसके शरीर पर बन गए। भयंकर दर्द से वह चीख उठा। उसने अपने पंजे से हमला किया, लेकिन डायना के चक्र फुर्ती से बच निकले। उसके मानसिक नियंत्रण में वे चक्र ऊपर की ओर घूमे और राक्षस के शरीर पर 100 मीटर लंबा घाव बना दिया। डायना के उसे रोक लेने के बाद हेमिंग भी पीछे नहीं रहा। वह तुरंत बाकी 2 विशाल दैत्यों की ओर झपटा। जो भी उत्परिवर्तित राक्षस रास्ते में आया उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। विशाल दैत्य हाथी ने क्रोध से दहाड़ते हुए अपनी लाल शल्कों से ढकी सूंड हेमिंग पर दे मारी, लेकिन हेमिंग के काले नरक अग्नि से ढके पंजे ने पलटवार किया। एक ही वार में हाथी की शल्कें फट गईं और उसकी हड्डियों तक दिखाई देने लगी। उसी समय विशाल कनखजूरा दैत्य पीछे से हमला करने आया, लेकिन हेमिंग की प्रतिक्रिया बिजली जैसी तेज थी। उसने एक ही पंजे से उसे दूर उड़ा दिया, फिर उसके सिर को अपने जबड़ों में दबोच लिया। कठोर कवच टूट गया। दांत मांस के भीतर गहरे ढंस गए। बैंगनी जहरीला खून चारों ओर फूट पड़ा। दर्द से दैत्य
बुरी तरह चीख उठा और अपने शरीर से हेमिंग को जकड़ लिया, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रक्षा परत चमक रही थी। कोई भी हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। हेमिंग ने दैत्य को उठाकर दूर फेंक दिया। वह पूरी की पूरी पर्वत चोटी से टकराया और पहाड़ टूटकर बिखर गया। अगले ही पल हेमिंग वहां पहुंच गया। उसने पत्थरों को चकनाचूर कर दिया और दैत्य के सिर को जमीन में दबाकर पागलों की तरह उसे नोचने लगा। उधर आसमान में सैकड़ों उड़ने वाले राक्षस डायना पर टूट पड़े, लेकिन उसका चेहरा जरा भी नहीं बदला। हेमिंग ने भयंकर गर्जना की। चारों विशाल दैत्य लगातार लड़ते रहे। हजारों मीटर तक धरती फट गई। आकाश में विस्फोटों और गर्जनाओं की आवाजें गूंजती रहीं। डरे हुए राक्षस हर दिशा में भागने लगे। कमांड सेंटर में सन्नाटा छा गया। काओ यू की आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, यह भेड़िया इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? सिर्फ लेवल 20 पर होकर भी यह 3 विशाल दैत्यों से बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। लेवल का अंतर पूरे 46 स्तर का है। सभी अधिकारी अविश्वास से स्क्रीन को घूरते रह गए। इस समय पूरा पर्वत काले अग्नि सागर में बदल चुका था। चारों विशाल दैत्य पूरी ताकत से एक दूसरे पर टूट पड़े थे। उनकी भिड़ंत से धरती और आसमान कांप रहे थे। 1000 मीटर ऊंची उस दानवी जादुई आंख से करोड़ों जीवों को निगल जाने वाली भयानक और क्रूर आभा निकल रही थी, जिसे महसूस करके ही लोगों का दम घुटने लगा। उधर आसमान में डायना ने लड़ाई रोक दी। सैकड़ों उड़ने वाले बिजली तत्व वाले राक्षसों को वह पहले ही खत्म कर चुकी थी। उनकी लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। तभी उसके चारों ओर कई विनाशकारी लाल चक्र जोंगमी व्हील्स घूमने लगे और एक दूसरे में विलीन होने लगे। गहरा लाल प्रकाश और भी तेज होता गया। उनमें बह रही भयावह शक्ति से आसपास की हवा तक नष्ट होने लगी। आखिर 9 चक्र एक होकर लगभग 100 मीटर लंबा विशाल गहरा लाल विनाश चक्र बन गए, जो डायना के सामने हवा में तैरने लगा। भय पैदा कर देने वाली विनाश की आभा चारों ओर फैल गई। उसके पीछे चमक रहा चांदी जैसा पूर्ण चंद्रमा धीरे धीरे गहरे रक्त लाल रंग में बदल गया। हजारों मीटर तक पूरा आकाश लाल रोशनी से भर गया, मानो पूरी दुनिया नरक में बदल गई हो। उसी क्षण पूर्णिमा का सबसे शक्तिशाली विनाश रूप प्रकट हुआ। डायना ने भावहीन स्वर में कहा, अपनी मृत्यु का स्वागत करो। अगले ही पल लाल विनाश चक्र भयानक चमक के साथ आसमान को चीरता हुआ बिना आंख वाले विशाल राक्षस की ओर जा पहुंचा। टकराने के क्षण वह जरा भी नहीं रुका। उसने सीधे उस 1000 मीटर लंबे शरीर को चीर डाला। केवल कुछ ही सेकंड में वह विशाल दैत्य मांस के टुकड़ों में बदल गया। सिर्फ एक बार में लेवल 65 का विशाल राक्षस मारा गया। यह दृश्य देखकर मैं भी दंग रह गया। डायना के इस विनाश रूप की रक्षा भेदन आर्मर पेनिट्रेशन क्षमता इतनी भयावह थी कि मानो वह किसी भी रक्षा को नजरअंदाज कर सकती हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पास इससे भी अधिक शक्तिशाली सूर्य चंद्र रूप अभी बाकी था। हालांकि लगातार शक्ति खर्च होने के कारण उसके पीछे का रक्त लाल चंद्रमा थोड़ा फीका पड़ गया। साफ था कि इस तकनीक ने उसकी बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी, फिर भी उसमें लड़ने की ताकत बाकी थी। उसने अपने विचारों से उस विनाश चक्र को नियंत्रित किया और तुरंत पास खड़े भूत अग्नि दैत्य की ओर भेज दिया। राक्षस के मन में भय छा गया। उसने तुरंत अपने शरीर पर और भी मोटी तथा कठोर पत्थर जैसी कवच उगा ली, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। विनाश चक्र ने पल भर में उसके शरीर को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। इसके बाद आसमान का रक्त लाल चंद्रमा आखिरकार टूट कर बिखर गया। डायना का लंबा और परिपूर्ण शरीर फिर से छोटे बच्चे जैसे रूप में बदल गया। उसके ठंडे और घमंडी चेहरे पर मासूमियत लौट आई। उसने पलकें झपकाई और तुरंत अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए अपने मालिक को ढूंढने निकल पड़ी। उधर हेमिंग ने भी जल्द ही विशाल हाथी दैत्य का काम तमाम कर दिया। हेमिंग काली अग्नि के समुद्र के बीच खड़ा था और उसकी काली लपटें गिरे हुए दैत्य के शरीर को निगल रही थी। कमांड सेंटर में मौजूद काओ यू अभी तक सदमे में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जो मिशन सिर्फ कुछ दुश्मनों को रोकने का था, उसे मैंने अकेले ही बदल कर रख दिया। मैंने पूरे इलाके में फैले हजारों लाखों उत्परिवर्तित राक्षसों के झुंड को अकेले तितर बितर कर दिया। अकेले मेरा योगदान बाकी सभी लोगों के कुल योगदान से कई गुना ज्यादा था। इसका मतलब था कि आक्रमण वाले मोर्चे का सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका था। काओ यू का चेहरा उत्साह से भर उठा। पहले इस युद्ध को जीतने की संभावना 10% से भी कम थी, लेकिन अब उम्मीद दिखाई देने लगी थी। पहाड़ों में जल रही काली आग ने जल्दी ही सभी राक्षसों की लाशों और जीवन क्रिस्टलों को निगल लिया। उसके बाद सारी ऊर्जा वापस हेमिंग के शरीर में लौट आई। उस ऊर्जा से उसका शरीर 1 मीटर और बड़ा हो गया तथा उसके सभी गुण एट्रीब्यूट्स में 2 अंक बढ़ गए। साथ ही उस शक्ति का एक हिस्सा मुझे भी मिला और मेरे सभी गुणों में 1 अंक की वृद्धि हुई। अब विशाल राक्षसों से मिलने वाली ऊर्जा हेमिंग के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन मेरे लिए यह अब भी बहुत मूल्यवान थी। भले ही मुझे उसका केवल 1/3 हिस्सा मिला हो, फिर भी यह
काफी बड़ी बढ़ोतरी थी। अब मेरे गुण लगभग लेवल 30 के छिपे हुए हिडन क्लास योद्धाओं के बराबर पहुंच चुके थे। इसीलिए सिल्वर बटरफ्लाई के जबरदस्त बफ की मदद से मैं एक ही मुक्के में लेवल 40 के उत्परिवर्तित राक्षस को उड़ा सकता था। जहां तक लेवल 50 के राक्षसों की बात है, उन्हें हराने के लिए मुझे लगभग 10 से 12 और वार करने पड़ेंगे। अगर कुछ कमजोर विशाल दैत्यों से सीधी लड़ाई भी करनी पड़े तो अब वह भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और मेरा अगला लक्ष्य था आक्रमण मोर्चे पर मौजूद सभी आपदा स्तर के राक्षसों का पूरी तरह सफाया करना। सबसे नजदीक खड़े व्यक्ति की ओर काला भेड़िया झपटने ही वाला था कि सुनहरे बालों वाले युवक ने दांत भींच लिए और तेजी से एक रहस्यमयी मंत्र का उच्चारण किया। क्षण भर में दर्जनों आपदा दानव मेरी ओर टूट पड़े। सावधान! ये देखकर लूलू तुरंत चिल्लाई और मेरी मदद के लिए दौड़ने लगी, लेकिन अगले ही पल उसके कदम वहीं रुक गए। उसने देखा कि मैं पीछे हटने के बजाय सीधे दुश्मनों की ओर बढ़ गया। मेरी तलवारें ऐसी चल रही थीं मानो सब्जियां काट रहा हूं। कुछ ही पलों में मुझ पर हमला करने आए सभी आपदा दानव मारे गए। लूलू का मुंह खुला का खुला रह गया। इसमें तो आपदा रूपांतरण का जरा भी निशान नहीं है। फिर यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अचानक उसके मन में एक संभावना कौन थी? उसे याद आया कि जो लोग भागने की कोशिश करते थे वह उनकी टांगें तक तोड़ देता था। इंसान कहलाने लायक भी नहीं और खुद को हमारा हमजाद कहते हैं। लूलू आज तक ये बात नहीं भूली थी। तभी लू यू ने जल्दी से कहा, चेनलिन पहले वाले लोगों जैसा नहीं है। उसने मेरी जान 2 बार बचाई है। शायद वह समझ गई थी कि लूलू क्या सोच रही है। लूलू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी नफरत की झलक थी। कुछ भी हो, उसे दूर ही रहना। अभी ज्यादातर आपदा दानवों का ध्यान उसी पर है। यही मौका है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, कड़ाक! अचानक आसमान से एक भीषण बिजली गिरी। यहाँ से आगे जाना मना है। हाथ में किताब लिए एक सुनहरे बालों वाला युवक इमारत से बाहर निकला। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवा में एक एक करके बिजली के गोले प्रकट होने लगे। उसी क्षण मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैंने तुरंत अपनी लंबी तलवार बगल में अड्डा दी। टन्ना! एक खंजर आकर तलवार से टकराया। मेरे सामने एक सुंदर युवती धीरे धीरे अदृश्य अवस्था से प्रकट हुई। मैंने बिना झिझक तलवार उसकी कमर की ओर चला दी, लेकिन वार लगने से पहले ही वह अचानक गायब हो गई और कुछ ही पल बाद कई दर्जन मीटर दूर फिर दिखाई दी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने जमीन पर जोर से कदम रखा और बिजली की गति से उसकी ओर दौड़ पड़ा। सुंदरी तुरंत पीछे हटते हुए चिल्लाई, अब भी हाथ नहीं बढ़ाओगे? उसकी आवाज गिरते ही एक इमारत के भीतर से आग का प्रचंड तूफान मेरी ओर टूट पड़ा। दोनों ताकतें आपस में टकराईं और चारों ओर चिंगारियां बिखर गई। आग के बीच खड़ा एक गठीला आदमी हैरानी से बोला, क्या तुम सच में एक समनर हो? भयंकर गर्म लपटें मेरी ओर बढ़ी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने तलवार के एक वार से सारी आग को पीछे धकेल दिया। उसी समय 4 अलग अलग दिशाओं से 4 और लोग बाहर आ गए। उनमें से एक बोला, पुनर्जन्म डंगन में खिलाड़ी एक दूसरे को नहीं मार सकते। पकड़े गए तो तुरंत वांटेड घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन जिन डंगनों में अलग अलग गुट होते हैं वहां यह नियम लागू नहीं होता। सोचा नहीं था कि सचमुच कोई पहला मिशन चुनेगा। क्या तुम्हारे स्कूल ने यह भी नहीं सिखाया कि ऐसे डंगन में जिंदा रहने की संभावना कैसे बढ़ाई जाती है? यहाँ सबसे बड़ा फायदा तो आपदा दानवों के पास है। थोड़ा भी दिमाग हो तो समझ जाओ कि किस पक्ष को चुनना चाहिए। चाहो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनके जाल में फंसा हुआ शिकार हूँ। मैं बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप लोगों ने एक कहावत सुनी है, सबसे खतरनाक शिकारी अक्सर खुद को शिकार बनाकर पेश करता है। मैंने जानबूझकर इतना बड़ा हंगामा किया ताकि तुम सब यहाँ इकट्ठे हो जाओ। अगर तुम्हें खत्म करने का भरोसा न होता तो ऐसा क्यों करता? अभी तुम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, अब बदले में मैं तुम्हें मौत की दावत देता हूँ, कैसा रहेगा? मेरे होंठों पर मुस्कान फैल गई। दावत पूरी तरह सच चुकी है। ब्लैकविंग, अब जी भरकर दावत उड़ाओ। गर्र! उसकी हिंसक दहाड़ चारों दिशाओं में गूंज उठी। सैकड़ों मीटर तक फैली काली आग विशाल काले भेड़िए के शरीर में समा गई। क्षण भर में उसका शरीर फिर 8 मीटर और विशाल हो गया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक और डरावना दिखाई दे रहा था। मौजूद सभी लोगों की रूह तक कांप उठी। जब वह उनकी ओर झपटा तो बर्फ जैसी ठंडी सिहरन उनके पैरों से होती हुई सीधे सिर तक पहुंच गई। डर इतना भयानक था कि उनका दिमाग फटने को हो गया। जैसे ही उसका विशाल पंजा गिरने वाला था, 3 लोगों ने किसी तरह अपने डर पर काबू पाया और चारों दिशाओं में भाग गए। लेकिन आखिरी बदकिस्मत आदमी को चीखने का भी मौका नहीं मिला। काले भेड़िए ने एक ही झटके में उसे चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह देखकर बाकी लोगों के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उन्होंने सोचा था कि बस समन किए गए जीव को रोकना होगा, लेकिन समनर खुद भी उनके बराबर ताकत रखता था और उसका यह समन किया हुआ काला भेड़िया न सिर्फ असाधारण शारीरिक शक्ति और भयानक हमला रखता था, बल्कि उसके पास पूरे युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करने की क्षमता भी थी। उसे रोकना तो दूर, 3 मिनट तक उसके सामने जिंदा रह पाना भी लगभग नामुमकिन था। तभी जब काला भेड़िया अगले सबसे नजदीकी व्यक्ति पर झपटने ही वाला था, सुनहरे बालों वाले युवक ने फिर दांत पींचे और तेजी से एक रहस्यमयी मंत्र का उच्चारण किया। उग्र बिजली एक बार फिर आपस में घूंटकर आधा आधा मीटर मोटी विशाल जंजीरों में बदल गई। वे बिजली की जंजीरें पल भर में काले भेड़िए के चारों पैरों और उसकी गर्दन से लिपट गई। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, जल्दी इसे मार डालो, मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड तक ही
रोक सकता हूँ। उधर सुनहरे बालों वाला युवक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि काला विशाल भेड़िया पूरी ताकत से झटका मारता है और बिजली की जंजीरें एक ही पल में टूट जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी लेवल 1 टैलेंट स्किल थी। वह अविश्वास से आंखें फाड़ कर देखता रह गया। मेरे बफ स्ट्रेंथ एनहांसमेंट लगाने के बाद हेमिंग की ताकत फिर से कई गुना बढ़ गई। ये देखकर बाकी सभी लोग घबरा गए और तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली चालें इस्तेमाल करने लगे। वह खूबसूरत महिला परछाइयों में बदल गई और अलग अलग दिशाओं से मेरी ओर हमला करने लगी। लेकिन अचानक उसके सिर के ऊपर अनगिनत बर्फीले भाले आइस स्पीयर प्रकट हुए और बारिश की तरह गिरने लगे, जिससे उसे लगातार पीछे हटना पड़ा। तभी बर्फ जैसे सफेद बालों वाली एक लड़की धीरे धीरे आगे आई। उसके कदमों के साथ जमीन पर बर्फ जमने लगी। जो भी आपदा दानव डिजास्टर बीस्ट उसके पास आया वह तुरंत बर्फ की मूर्ति बन गया। मैं इसे रोकती हूँ। एक ताकतवर आदमी आग की लपटों में घिरा हुआ उसकी तरफ दौड़ा। उधर बाकी तीनों ने एक साथ मुझ पर हमला कर मुझे तुरंत खत्म करने की कोशिश की। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, अबे ओ बच्चों, तुम्हारा बाप यहाँ है। उस मोटे लंबे आदमी ने अपना विशाल ढाल उठाया और टॉन्ट स्किल इस्तेमाल कर दी। एक ही पल में तीनों का ध्यान मेरी तरफ से हटकर उसकी ओर चला गया और वे गुस्से में उसी पर टूट पड़े। उसी क्षण काला विशाल भेड़िया उनके पीछे प्रकट हुआ। अगले ही पल उसके तेज पंजे हवा में चमके और तीनों के शरीर चार चार टुकड़ों में पट गए। इसके बाद हेमिंग मुड़ा और अपने पंजे से पास की इमारत पर वार किया। अनगिनत पत्थर गोली की तरह उड़कर उस महिला की तरफ गए। उसके कपड़े फट गए और पत्थर उसके शरीर को चीरते हुए निकल गए। हेमिंग एक झटके में उसके पास पहुंचा और अपना पंजा नीचे दे मारा। काली लपटों ने उसके पूरे शरीर को निगल लिया। दूसरी तरफ अचानक बर्फीली आंधी फूट पड़ी। जहां जहां वह गुजरी, इमारतें और जीवित प्राणी सब बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। वह ताकतवर आदमी भी देखते ही देखते बर्फ का पुतला बन गया। अब 7 दुश्मनों में सिर्फ एक ही बचा था। सभी की खूनी नजरें सुनहरे बालों वाले युवक पर टिक गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने आखिरी कोशिश में बिजली की कई किरणें बरसाईं और फिर मुड़कर भागने लगा। मैंने कुछ तेज कदमों से उसके सारे हमले बचा लिए। फिर मेरी तलवार एक बार घूमी और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैंने पूछा, क्या तुम लोग आपदा माता डिजास्टर मदर बीस्ट के बारे में जानते हो? लुयू ने सिर हिलाया। वह अनगिनत आपदा दानवों में से विकसित होकर जन्मी एक विशेष चेतन प्राणी है। क्या तुम उसे मारने जा रहे हो? मैंने सिर हिलाया। उसे मारने से ही हमारा मूल्यांकन स्कोर सबसे ऊंचा होगा और शायद इस दुनिया को बचाने की एक उम्मीद भी मिलेगी। तभी सुलिंग शुए मेरे पास आई। फिर मिल गए लिन लिंग। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वह लंबा मोटा आदमी हैरानी से चिल्लाया, अरे भाई, आप वही विंटर बटर हो, तभी तो इतने ताकतवर हो। कुछ देर बात करने के बाद माहौल हल्का हो गया। मुझे पता चला उस मोटे आदमी का नाम लो शुआन था। मैंने दोनों को आपदा माता को मारने की अपनी योजना बताई। दोनों ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। तीनों तुरंत शहर के बीचों बीच निकल पड़े। कुछ देर बाद हम एक बड़े पुल पर पहुंचे। अचानक चारों तरफ से आपदा दानवों की लाल आंखें चमक उठी। वे पागलों की तरह हमारी ओर टूट पड़े। हेमिंग ने तुरंत इंटिमिडेशन छोड़ी और पूरी सड़क पर फैली दानवों की भीड़ में कूद पड़ा। काली आग विस्फोट की तरह चारों ओर फैल गई। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। आपदा माता को हमारी मौजूदगी का पता चल चुका है। सुलिंग शुए की आंखें बर्फ जैसी नीली चमकने लगी। वह मानो बर्फ की देवी बन गई हो। उसके सिर के ऊपर हजारों नुकीले बर्फीले भाले प्रकट हुए। जैसे ही उसने अपनी उंगली हिलाई, सारे भाले पीछे से आती दानवों की भीड़ पर टूट पड़े। हजारों दानव आर पार छेद दिए गए और घास की तरह गिरने लगे। लेकिन जल्द ही उनकी जगह और भी ज्यादा दानव आ गए। पूरे शहर के लाखों आपदा दानव हर दिशा से हमारी ओर उमड़ रहे थे। मैंने महसूस किया कि दबाव लगातार बढ़ रहा है। इतने लाखों दानवों को चाहे हमारी सारी ताकत खत्म हो जाए तब भी खत्म करना असंभव था। मैं जोर से चिल्लाया, राजा को मारो, सेना खुद बिखर जाएगी। हेमिंग, सीधे आपदा माता पर हमला करो। मेरी बात सुनते ही हेमिंग तुरंत मुड़ा और पूरे वेग से पुल पार दौड़ पड़ा। उसे सामने एक बेहद खतरनाक आभा महसूस हो रही थी। वही थी आपदा माता। जैसे ही हेमिंग पुल के दूसरी तरफ पहुंचा, घने धुएं के बीच से लगभग 15 मीटर लंबी गहरे लाल रंग की एक विशाल टेंटिकल बाहर निकली और पूरी ताकत से उसे दे मारा। हेमिंग कई इमारतों को तोड़ता हुआ 20 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर रुका। उसने जोरदार दहाड़ लगाई। धूल का बादल छोड़ गया। वह टूटे हुए कंक्रीट और मलबे के बीच से फिर खड़ा हो गया। उसकी ठंडी आंखें सामने खड़ी 60 मीटर ऊंची विशाल आंख जैसी आपदा माता को घूर रही थी। उसके चारों ओर अनगिनत टेंटिकल्स लहरा रहे थे। हेमिंग की काली आंख फिर भड़क उठी। वह पूरी ताकत से दुश्मन पर टूट पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आसपास की इमारतें तक कांपने लगी। विशाल आंख के चारों ओर मौजूद सभी टेंटिकल्स एक साथ उसकी ओर लपके। हेमिंग जितना बच सकता था बचा। जो वार नहीं बचा पाया उन पर उसने काले प्रकाश से ढके पंजों से जवाब दिया। लेकिन हर टक्कर पर लोहे के टकराने जैसी आवाज गूंजती रही। अचानक एक टेंटिकल सीधे उसे लगी और वह दूर जा गिरा। मुश्किल से
से बनाई गई दूरी फिर से बढ़ गई। पहले तक हेमिंग अपने विशाल आकार, ताकत और रक्षा के बल पर दुश्मनों को नजदीक से कुचल देता था, लेकिन इस बार इन भयानक टेंटिकल्स के सामने उसकी सारी ताकत बेअसर साबित हो रही थी। दहाड़ते हुए उसने अपनी सारी काली आग एक साथ विस्फोट की तरह छोड़ दी। भीषण गर्मी चारों ओर फैल गई। वह पूरी रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ा। उसके शरीर की जादुई शक्ति माना तेजी से खत्म हो रही थी। उसने अब सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दूसरी तरफ मेरा चेहरा गंभीर था। हमारी आत्मिक कड़ी सोल लिंक के कारण मुझे साफ महसूस हो रहा था कि हेमिंग की जीवन शक्ति लगातार कम होती जा रही है। तभी अचानक सु लिंग शुए ने अपनी चमकती नीली आंखें खोली। हजारों हिम विनाश! एक पल में हवा की सारी नमी गायब हो गई। अनगिनत आपदा दानव उसी क्षण बर्फ के कण बनकर टूट गए। मैंने तुरंत मौका देखा और चिल्लाया, चलो अभी आपदा माता तक पहुंचना होगा। केवल हेमिंग ही उसे शुद्ध प्यूरिफाई कर सकता है। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। कुछ देर बाद तीनों शहर के केंद्र में पहुंच गए। सामने से एक भीषण दहाड़ सुनाई दी। हम बिना रुके उसकी ओर दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों बाद हमने हेमिंग को देखा। वह बुरी तरह घायल था। उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन फिर भी उसके पंजे अब तक जमीन को मजबूती से पकड़े हुए थे। अंधेरे लाल रंग की टेंटिकल स्पर्शिकाएं लगातार उसकी ओर कोड़े की तरह बरस रही थी, लेकिन वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। वह दृढ़ता से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। यह देखकर मैं तुरंत हेमिंग की ओर दौड़ा। हेमिंग, इन सभी आपदा दानवों को निगल जाओ। साथ ही मैंने तुरंत उस पर रिकवरी स्पेल और स्ट्रेंथनिंग स्पेल लगा दी। हल्की सफेद रोशनी हेमिंग के शरीर पर चमक उठी। उसने सिर उठाकर जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे लाल टेंटिकल पीछे छिटक गए। अगले ही पल हेमिंग सीधे आपदा दानवों की भीड़ में घुस पड़ा। उसके काले शोलों ने खिलते हुए कमल की तरह चारों ओर फैलकर सब कुछ निगलना शुरू कर दिया। विशाल नेत्र आंखों वाला राक्षस ने भी खतरा महसूस कर लिया और तुरंत आदेश दिया कि सभी आपदा दानव वहां से दूर हट जाएं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनगिनत काली लपटें निगलने की शक्ति के साथ हेमिंग के शरीर में समा गईं। मैंने बिना किसी झिझक के सिस्टम पैनल पर शुद्धिकरण शुरू करें का बटन दबा दिया। क्षण भर में हेमिंग के शरीर की गहराइयों से भयानक काली शक्ति विस्फोट की तरह बाहर फूट पड़ी। एक विशाल काला प्रकाश स्तंभ आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठ गया। हेमिंग का शरीर एक झटके में 100 मीटर से भी अधिक विशाल हो गया। बधाई, आपके समन हेमिंग ने नया कौशल गर्जना प्राप्त किया। बधाई, आपके समन हेमिंग ने नई प्रतिभा वज्र शरीर प्राप्त की। सभी गुण एट्रीब्यूट्स में 60 अंकों की वृद्धि हुई। मैंने राहत की सांस ली। ये फिर से उसकी पूरी ताकत में एक जबरदस्त बढ़ोतरी थी। हेमिंग ने अपनी तांबे जैसी आंखों से विशाल नेत्र को घूरा। उसका पूरा शरीर नया सा हो गया था। उसके कठोर भेड़िए जैसे बालों से हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी, जिससे वह बेहद रहस्यमय और दबदबे वाला दिखाई दे रहा था। विशाल नेत्र की अनगिनत आंखें जोर से कांप उठीं। जब उसने उस काली शक्ति का विस्फोट देखा तो सब कुछ निगल जाने वाली उस भयावह आभा से वह कुछ क्षणों के लिए हिल भी नहीं पाया। लेकिन अगले ही पल उसका क्रोध फूट पड़ा। वह भी सुनहरी रोशनी को निगल सकता है। सबसे शक्तिशाली तो केवल मैं ही बन सकता हूँ। उसकी मोटी लाल टेंटिकल हवा को चीरती हुई हेमिंग की ओर लपकी, लेकिन हेमिंग चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहा। 15 लाल टेंटिकल एक साथ उसके शरीर पर बरसी। बस सुनहरी आभा हल्की सी कांपी। तभी विशालकाय रूप और विस्फोटक शक्ति से मिली काली लपटें अचानक फट पड़ी। 400 मीटर ऊंची एक भयानक दैत्याकार छाया काली आग से बनकर प्रकट हुई। पलक झपकते ही हजारों मीटर का इलाका काले अग्नि सागर में बदल गया। हेमिंग बिजली की गति से विशाल नेत्र के सामने पहुंचा। उसने अपना पंजा उठाया। उसी समय उसके पीछे खड़ी दैत्याकार अग्नि छाया ने भी अपना विशाल पंजा उठाकर पूरी ताकत से नीचे दे मारा। विशाल नेत्र की कई आंखें उसी वार में फूट गईं। दर्द से उसकी चीख पूरे आकाश में गूंज उठी। उसकी टेंटिकल पागलों की तरह हेमिंग पर बरसती रहीं, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। विशाल नेत्र दहाड़ा। उसने आसपास की सारी अशुभ ऊर्जा अपने शरीर में समेट ली। उसका आकार तुरंत फिर से काफी बड़ा हो गया। उसकी लाल टेंटिकल पर अब अनगिनत नुकीले कांटे उगाए। यह शक्ति वह अपने अगले विकास इवोल्यूशन के लिए बचाकर रखना चाहता था, लेकिन अब मजबूरी में उसे पहले ही इस्तेमाल करना पड़ा। चारों दिशाओं से टेंटिकल हेमिंग को जकड़ने लगी। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। धरती लगातार कांपती रही। दोनों की गर्जनाएं पूरे आकाश में गूंजती रहीं। कई घंटों तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार खंडहरों के ऊपर केवल हेमिंग ही अडिग खड़ा था। विशाल नेत्र की असंख्य आंखें बुझ चुकी थी। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे काली आग में जलकर राख हो गया। मैं और सु लिंग शुए दोनों मुस्कुरा उठे। आपदा माता दानव और हजारों आपदा दानवों का वध करने के बाद इस बार मिलने वाली रेटिंग निश्चित रूप से बेहद ऊंची होने वाली थी। तभी एक सूचना सुनाई दी। तीनों लोग उसी स्थान से गायब हो गए। समय समाप्त। अब आपके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। कुल 8560 आपदा दानवों का वध किया। आपदा माता दानव का सफलतापूर्वक वध किया। बधाई, आपकी रेटिंग परफेक्ट। आपका पेशा क्लास
उन्नत होकर समन स्वॉर्ड मास्टर बन गया। दुर्लभ, अद्वितीय, रेयर, यूनिक। विवरण: ये एक विचित्र पेशा है जो केवल आपके कारण अस्तित्व में आया है। बधाई, आपने नया क्लास कौशल जादुई तलवार निर्माण मैजिक स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन सीखा। कौशल प्रभाव: एक ऐसी शक्ति तलवार बनती है जो वास्तविकता और भ्रम के बीच मौजूद रहती है। ये लक्ष्य की किसी भी भौतिक रक्षा को पूरी तरह अनदेखा कर सीधे उसकी आत्मा मानसिक चेतना पर घातक प्रहार करती है। मैंने सिस्टम पैनल देखकर आश्चर्य से आंखें फैला दी। भौतिक रक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज करके सीधे मानसिक क्षति पहुंचाना, मतलब यदि दुश्मन के पास मानसिक रक्षा का कोई साधन न हो तो एक ही वार में उसकी मौत तय थी। यह कौशल सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अगले ही पल मेरे हाथ में रहस्यमयी रूणों से ढकी एक जादुई तलवार प्रकट हुई, लेकिन जैसे ही वह बनी मेरी पूरी मानसिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई। मैंने सिर हिलाया और तलवार वापस समेट ली। लगता है यह कौशल केवल अंतिम ट्रुप के पत्ते, ट्रम्प कार्ड की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं मुस्कुराया और अपना मोबाइल निकाला। लुओ शुआन और सुलिंग शुए की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद मैंने देखा कि लू वेन का संदेश आया था। शीर्ष अकादमियों के भर्ती गुरु आज दोपहर 2 बजे स्कूल पहुंचेंगे, समय मिले तो स्कूल आ जाना। मैंने सोचा कि फिलहाल कोई और काम नहीं है, इसलिए तुरंत स्कूल के लिए निकल पड़ा। फानयून नंबर 2 हाई स्कूल। लू वेन पहले से ही स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही वह उत्साहित होकर बोले, आखिर तुम आ ही गए। इस बार पूरे 5 शीर्ष अकादमियों ने हमारे स्कूल में भर्ती गुरु भेजे हैं। फानयून शहर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं उनके साथ दफ्तर पहुंचा। उन्होंने दराज से एक ड्रैगन आकार की स्पेस रिंग निकाली। इसमें नगर प्रशासन की ओर से तुम्हारे लिए पुरस्कार रखा गया है। तुम्हें जिन उपकरणों और स्किल बुक्स की जरूरत थी वे सब इसके अंदर हैं। मेरी आंखें चमक उठी। ये सभी चीजें इस समय मेरे लिए बेहद उपयोगी थी। मेरी तलवार छड़ी स्वॉर्ड स्टाफ, जो साधारण गुणवत्ता का हथियार थी, लगातार भीषण लड़ाइयों के कारण पहले ही टूट चुकी थी। मैंने स्पेस रिंग ली और अपनी चेतना उसके भीतर डाली। तुरंत 2 जानकारियां सामने उभरी। एक, स्वर्गीय तलवार दंड हेवनली स्वॉर्ड स्टैफ, तलवार रूप एलीट आशीर्वाद प्राप्त करता है जिससे कोई भी रक्षा अभेद्य नहीं रहती। दंड स्टाफ रूप बुद्धि आभा प्रदान करता है जो लगातार मानसिक शक्ति पुनः प्राप्त कराती है और किसी भी एक कौशल के प्रभाव को 50% तक बढ़ा देती है। तो कौशल पुस्तक, 1 कदम की दूरी, नियर एट हैंड, प्रभाव 100 मीटर के भीतर किसी भी स्थान पर एक ही कदम में तुरंत पहुंचा जा सकता है। इन सभी उपकरणों और कौशल पुस्तकों को देखकर मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया। करीब दोपहर 2 बजे एक काली लग्जरी कार सेकंड हाई स्कूल के बाहर आकर रुकी। उसमें से 5 पुरुष और महिलाएं उतरे। प्रिंसिपल ली मिंगजी तुरंत उनका स्वागत करने आगे बढ़े। उनके चेहरे पर जरा भी लापरवाही नहीं थी। आखिर वे देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों के गुरु थे। ऐसे लोग उच्च स्तर के शक्तिशाली पेशेवर होते हैं जिनका सम्मान तो शहर का मेयर भी करता है। रिसेप्शन रूम में बैठते ही आराम से कुर्सी पर टिके जी फई ने सीधे पूछा, चेन लिन कहाँ है? उसी समय दरवाजा खुला और मैं लू वेन के साथ अंदर आया। जी फई ने मुझे सिर से पैर तक गौर से देखा और मुस्कुराकर बोली, बहुत बढ़िया, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही हमारे युनचुए अकादमी में दाखिले के लिए काफी है। पास बैठे फेंक ये तुरंत नाराज हो गए। बाहर लोग अफवाह उड़ाते हैं तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारी युनचुए अकादमी सच में सिर्फ चेहरा देखकर छात्रों को चुनती है? फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, चेन लिन, हमारे छिंगठियन अकादमी में आओ। दाखिले पर तुम्हें 3 तरह के संसाधन चुनने की पूरी आजादी मिलेगी। जी फई हंस पड़ी, सिर्फ 3? क्या भिखारी बना रहे हो? तुम हमारे प्रांतीय टॉपर की कीमत पर शक कर रहे हो? बाकी लोग भी बहस में कूद पड़े। सही कहा चेन लिन, वहां मत जाना। कुछ ही पलों में 5 गुरु आपस में बहस करने लगे। प्रिंसिपल ली मिंगजी और लू वेन ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। कमरे का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। जो भी पहले पीछे हटता बाकी 4 उसी पर टूट पड़ते। आखिरकार जी फई ने गहरी सांस ली और मेरी ओर देखकर बोली, तुमने अभी पहला जॉब एडवांसमेंट किया है, शायद अभी दूसरा समन नहीं बुलाया होगा। अगर तुम युनचुए अकादमी में आओगे तो मैं तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन समन सामग्री मंजूर करवा दूंगी। तुम्हारे उस काले भेड़िए में विकास की असीम क्षमता है। तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए मांग लेना। यहाँ तक कि वह हंसते हुए बोली, मेरी बेटी भी। ये सुनते ही बाकी 4 गुरु चुप हो गए। उनकी नजर में भी यह प्रस्ताव जरूरत से ज्यादा उदार था। इस साल 2 लाख से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की कमी नहीं थी। अगर सारी दुर्लभ सामग्री सिर्फ एक छात्र पर खर्च कर दी तो बाद में दूसरे प्रतिभाशाली छात्रों को भर्ती करना मुश्किल हो जाता। इसलिए चारों ने मन ही मन हार मान ली। मैंने सिर हिलाया, बाकी सब ठीक है, लेकिन आपकी बेटी वाली बात रहने दीजिए। जी फई मुस्कुराई, अच्छा, अगर तुम्हें उम्र में थोड़ी बड़ी महिलाएं पसंद हैं तो मैं भी। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन आखिर में चुप रह गया। आखिरकार मैंने युनचुए अकादमी को चुन लिया। उसकी वजह जी फई की खूबसूरती नहीं थी, असल वजह यह थी कि उसने ऑफर ही इतना ज्यादा दिया था। कुछ दिनों बाद नया सत्र शुरू हुआ। चूचोंग प्रांत की राजधानी छोंगतियन शहर। देश भर के सबसे प्रतिभाशाली छात्र युनचुए अकादमी में इकट्ठा हुए थे। मैंने एक हॉस्टल का कमरा चुना
अंदर सारी जरूरी सुविधाएं और सामान पहले से मौजूद था। तभी मेरा विशेष संचार यंत्र बज उठा। संदेश आया, तुम्हारी समन सामग्री मंजूर हो गई है। अगर और किसी संसाधन की जरूरत हो तो बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें मिल जाए। संदेश भेजने के बाद जी फई अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। साथ बैठी उसकी सहायक ने हैरानी से पूछा, मैडम, हमारे पास जितने संसाधन थे उनसे हम 4 प्रांतीय टॉपर्स को भर्ती कर सकते थे। जो कुछ हमने चेन लिन को दिया है वह उसकी मौजूदा कीमत से कहीं ज्यादा है। जी फई सिर्फ मुस्कुराई। कल नए छात्रों की सभा होगी, तब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। मैंने समन सामग्री जमीन पर रखी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही समन कला सक्रिय हुई, पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। कुछ मिनट बाद रोशनी धीरे धीरे गायब हुई। मेरे सामने लगभग 60 सेंटीमीटर आकार की एक पूरी तरह चांदी जैसी चमकदार तितली दिखाई दी, जिसके 2 जोड़ी लाल पंख थे। मैं अनायास बुदबुदाया, कहीं फिर से कोई कमजोर समन तो नहीं मिल गया। मैंने तुरंत उसका स्टेटस देखा। समन जीव सिल्वर बटरफ्लाई लेवल 10 शक्ति, एक शारीरिक क्षमता, एक फुर्ती, एक जादुई शक्ति, एक कुल मिलाकर उसके सारे गुण सिर्फ 4 अंक थे। वह शुरुआती ब्लैकमिंग से भी कमजोर निकली। मैंने बेबस होकर सिर हिलाया। लगता है इसने तो सबसे कमजोर समन होने का भी नया रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें असीम संभावनाएं दूंगा। तितली धीरे धीरे उड़कर मेरी हथेली पर आ बैठी। तभी सूचना आई, जांच पूरी, वफादारी 100% कभी विश्वासघात नहीं करेगी। क्या जीवन बंधन स्थापित करना चाहते हैं? मैंने तुरंत हाँ चुन लिया। अगले ही पल मेरी आत्मा मानो 2 हिस्सों में फट गई। भीषण दर्द पूरे शरीर में फैल गया। फिर एक और सूचना गूंजी, बधाई हो, आपके समन जीव ने एस रैंक का अद्वितीय प्रतिभा कौशल वाना हुआ शैनबियान सर्वरूप परिवर्तन जागृत कर लिया है। ये किसी भी रूप में बदल सकता है और हर रूप में अलग क्षमता प्राप्त करेगा। उसी समय चांदी की तितली चमकते हुए प्रकाश में बदल गई। कुछ ही सेकंड में वह मेरा ही रूप धारण कर चुकी थी। उसने मासूम आवाज में कहा, मालिक, अब मुझे आखिरकार इस प्रतिभा की असली ताकत समझ में आने लगी। मैंने बक्सा खोला, उसमें कवच के अलग अलग हिस्से रखे थे। मैंने तितली की ओर इशारा किया और मन ही मन आदेश दिया। उसने हल्के से सिर हिलाया। अगले ही पल वह चांदी की रोशनी बनकर मेरी बाहों से लिपट गई। धीरे धीरे पूरा रजत कवच मेरे शरीर पर बन गया। मुझे न उसका वजन महसूस हुआ, न कोई असहजता। ऐसा लग रहा था जैसे वह कवच हमेशा से मेरे शरीर का ही हिस्सा रहा हो। मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया। इस सर्वरूप परिवर्तन प्रतिभा में एक और अद्भुत क्षमता थी। वह धातुओं को अपने अंदर समाहित करके अपने कवच की मजबूती लगातार बढ़ा सकती थी, बिल्कुल अतृप्त भक्षण, ग्लटनी की तरह। यह भी ऐसा कौशल था जो समय के साथ लगातार और अधिक शक्तिशाली बनता जाता। ये सोचकर मैंने तय किया कि सबसे पहले इसी सिल्वर बटरफ्लाई को प्रशिक्षित करूंगा। मैंने जी फई को अलग अलग विशेष गुणों वाली धातुओं की सूची भेज दी। सिर्फ आधे घंटे बाद सारी सामग्री मेरे कमरे में पहुंच गई। वे सभी बेहद दुर्लभ धातु अयस्क थे, जिनकी कीमत बहुत अधिक थी। मैं वापस कमरे में आया और सिल्वर बटरफ्लाई को उन्हें अपने भीतर समाहित करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में मेरे शरीर पर बना चांदी का कवच पहले से कहीं अधिक कठोर और मजबूत हो चुका था। यह कवच इतना मजबूत था कि दूसरी बार जॉब बदल चुके सेकंड जॉब चेंज योद्धा भी इसे आसानी से नष्ट नहीं कर सकते थे। साथ ही इसका वजन पूरे 5 टन था, लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। अगर यही वजन दुश्मन पर पड़ जाए तो ऐसा लगता मानो ताई पर्वत उसके ऊपर टूट पड़ा हो। मैं लिविंग रूम में पहुंचा। आहट सुनकर वहां मौजूद तीनों रूममेट थोड़े हैरान हो गए। एक युवक आगे बढ़ा और बोला, नमस्ते, मैं छिंगयुआन प्रांत का दूसरा रैंक होल्डर फेंकिए हूँ। एक सामान्य क्लास लेकर पूरे प्रांत में पहला स्थान हासिल करना सच में कमाल की उपलब्धि है। तभी पास खड़े ठंडे चेहरे वाले युवक ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, कमाल? क्या यह सिर्फ किस्मत नहीं थी? इसे बस एक बेहद ताकतवर समन मिल गया, इसलिए यह टॉपर बन गया। वह लोंगजे प्रांत का दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला छात्र था। उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 23,000 अंक आए थे। उसकी नजर में चेन लिन सिर्फ इसलिए पहला बना था क्योंकि उसके प्रांत में कोई असली टॉप जीनियस नहीं था। जब जंगल में बाघ नहीं होता तो बंदर ही राजा बन जाता है। फेंकिए मुस्कुराया। मेरी नजर में इतनी शक्तिशाली समन का उसकी पुकार का जवाब देना ही साबित करता है कि चेन लिन में कोई खास बात जरूर है। दोनों के बीच बहस शुरू होने ही वाली थी कि अचानक पूरे विश्वविद्यालय में एक आवाज गूंज उठी। सभी नए छात्र अपने हथियार और उपकरण लेकर तुरंत यूनचुए स्क्वायर में इकट्ठा हो। सोफे पर बैठे काओ यांग ने कहा, लगता है नए छात्रों की प्रतियोगिता आधा महीना पहले ही शुरू होने वाली है। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, शहर के बाहर म्यूटेंट दानवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए विश्वविद्यालय चाहता है कि हम उन्हें साफ करने की जिम्मेदारी संभालें। यह सुनकर मैं चुप हो गया। अचानक मुझे पुनर्जन्म वाले डंगन की घटनाएं याद आ गईं। सोचा भी नहीं था कि ब्लू स्टार पर भी इतनी जल्दी वही संकट आने वाला है। मैं सोच ही रहा था कि तभी वह घमंडी युवक फिर बोला, अच्छा हुआ प्रतियोगिता पहले शुरू हो गई चेन लिन। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह हरा दूंगा और साबित कर दूंगा कि असली नंबर 1 बनने का हकदार मैं हूं। मैं उसकी घमंडी शक्ल देखकर हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, फिर मुकाबला हो जाए, लेकिन अंत में सबको पीछे छोड़ने वाला मैं ही रहूंगा। कुछ ही देर में यूनचुए स्क्वायर नए छात्रों से भर गया। प्राचार्य ने ऊंची आवाज में घोषणा की, जो छात्र टॉप 100 में आएंगे उन्हें अनिवार्य रूप से शहर के बाहर जाकर म्यूटेंट दानवों का सफाया करना होगा। मौत के खतरे के बीच ही तुम लोग तेजी से मजबूत बनोगे। उनके पीछे खड़ी सचिव ने टैबलेट देखते हुए आगे कहा,
आधे महीने बाद होने वाली नई छात्र प्रतियोगिता आज से शुरू की जाती है। तुम सभी को लेवल 20 से 30 के बड़े डंगन रिफ्ट कैन्यन में प्रवेश करना होगा। इसी प्रतियोगिता के नतीजे तय करेंगे कि भविष्य में विश्वविद्यालय के संसाधन किसे कितने मिलेंगे। घोषणा खत्म होते ही विशाल डंगन का द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर से निकली भयावह ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई। कई छात्रों के पैर कांपने लगे और होंठ थरथराने लगे। मजाक कर रहे हैं क्या? मेरी तो अभी पहली जॉब चेंज भी नहीं हुई, ये कैसे लड़ेंगे? भीड़ में लुओ शुआन किसी को बेचैनी से ढूंढ रहा था। कुछ ही देर में उसकी नजर मुझ पर पड़ी। भाई लेन, लंबा चौड़ा लुओ शुआन अपनी छोटे बालों वाली धूसर बालों की लड़की को साथ लेकर दौड़ता हुआ आया। पहले उसने कहा था कि वह भी मेरे साथ इसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेगा। मुझे लगा था वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह सचमुच आ गया था। ये मेरी छोटी बहन लुओ निंग है। मैंने अजीब सा चेहरा बनाया। नमस्ते। लुओ निंग शर्माते हुए अपने भाई के पीछे छिप गई और बहुत धीमी आवाज में बोली। मैंने मुस्कुराकर दोनों को अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण भेज दिया। ये देखकर वह घमंडी युवक फिर भौहें सिकोड़ते हुए बोला, डंगन में जाने से पहले ही अपने ऊपर बोझ बढ़ा लिया। फिर ठंडी आवाज में कहा, चेन लिन, कहीं बहुत बुरी तरह मत हार जाना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल हम तीनों रोशनी की चमक में गायब होकर डंगन के अंदर पहुंच गए। डंगन में प्रवेश करते ही दूर से दानवों की डरावनी दहाड़ सुनाई दी। मैं मुस्कुराया। अच्छा मौका है, अपनी नई ताकत आजमा लेता हूँ। मेरे मन के एक विचार के साथ ही सफेद रोशनी चमकी और सिल्वर बटरफ्लाई प्रकट हो गई। कुछ ही कदमों में मेरे पूरे शरीर पर चांदी का युद्ध कवच चढ़ गया। दाएं हाथ में हेवन स्वॉर्ड सेप्टर प्रकट हुआ। मैंने पीठ से चांदी की लंबी तलवार निकाली, फिर जमीन पर जोर से कदम रखा। धम! मेरा शरीर पलक झपकते ही कई दर्जन मीटर दूर दानवों के सामने पहुंच गया। जो कौशल आमतौर पर जान बचाने के लिए इस्तेमाल होता था, उसे मैंने दुश्मन के करीब पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया। तलवार बिजली की तरह चली। दानवों के शरीर ऐसे कट गए जैसे मुलायम टोफू पर धारदार चाकू चल गया हो। मैं बिना रुके आगे बढ़ता गया। मेरा शरीर एक परछाई में बदल गया। कुछ ही पलों में पूरी दानवों की टोली चीरता हुआ निकल गया। वे समझ भी नहीं पाए कि क्या हुआ और एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर लुओ शुआन खुशी से चिल्लाया, वाह कमाल है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। लेकिन अनुभव अंक लगातार बढ़ रहे हैं। इसे ही कहते हैं सही इंसान का सहारा मिलना। बाहर यह सब देख रहे अध्यापक भी स्तब्ध रह गए। ये गति और ये हमला, ये तो लगभग छिपी हुई निकट युद्ध क्लास जितना शक्तिशाली है। इसके बेस स्टेट्स बिल्कुल सामान्य नहीं हो सकते। अगर चेन लिन दूसरी जॉब चेंज भी कर चुका होता, तब भी इतनी ताकत होना असंभव है। एक अध्यापक ने सोचते हुए कहा, क्या वह चांदी की तितली उसकी दूसरी समन है? ऐसी समन जो हथियार में बदल सकती हो? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना। यह सुनकर अनुभवी उप प्राचार्य भी हैरान रह गए। दूसरी ओर जी फेई होंठों पर मुस्कान लिए खड़ा था। उप प्राचार्य ने सिर हिलाते हुए कहा, फिलहाल दर्जन भर छात्रों के अंक चेन लिन से ज्यादा हैं। टीम बनाकर लड़ने से अंक कम मिलते हैं। अगर सिर्फ इतना ही रहा तो उसका प्रांतीय टॉपर कहलाना बेकार साबित होगा। तभी किसी ने जी फेई से मजाक में कहा, अरे वह तो तुम्हारा होने वाला दामाद है, अगर उसकी बेइज्जती होगी तो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? जी फेई कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ पड़ गया। वह तुरंत चुप हो गया। उधर डंगन के अंदर मेरा चांदी का युद्ध कवच अब पूरी तरह दानवों के खून से लाल हो चुका था। लेवल 20 के ये सभी दानव मेरे एक ही वार में मर रहे थे। लगता है मेरी ताकत अब दूसरे जॉब चेंज की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। अगर तीसरे जॉब वाले से भी लड़ना पड़े तो जीतूं या हारूं, कम से कम सुरक्षित लौट जरूर सकता हूं। उसी समय अचानक अनगिनत नकारात्मक भावनाएं मेरे दिमाग में घुसने लगी। वे मुझे आत्महत्या करने के लिए उकसा रही थी। मुझे एकदम स्थिर खड़ा देखकर लुओ शुआन घबरा कर बोला, शाओ निंग जल्दी अपना डोमेन बंद करो। अपनी अजीब प्रतिभा के असर को जानने वाली लुओ निंग घबरा कर तुरंत अपनी शक्ति वापस समेट ली। मैं हल्का सा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, इन चीजों का मुंह पर बिल्कुल असर नहीं